एक बात तो जरूर होनी चाहिए, किस प्रकार से हो, कैसे हो, आप लोग जरा ज़्यादा कर सकते, उसमें मैं ज़्यादा सुझाव नहीं दे सकता हूँ, तो उसमें मैं बेकार हूँ। लेकिन कम से कम जब शाम को आप नौकरी से घर जाएं, तो आपकी पत्नी दरवाजे का इंतजार करती हो, बच्चे आपका इंतजार करते हो और बड़े उत्सुक हो आपके स्वागत के लिए। ऐसा माहौल कैसे बने? वरना क्या होता होगा, घड़ी से बस अभी आने की टाइम हो गई, चलो चलो जल्दी करो, बच्चा इधर भाग जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में जो कुछ भी बोझ पड़ा होगा सब घर में आकर के बरसा कर देता है, पत्नी पर, बच्चों पर। एक तनावपूर्ण जिंदगी। मैं नहीं मानता हूं कि इससे हम किसी भी जांच को न्याय दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और इतना बड़ा देश आपको चलाना है, और अगर आप मुरझा गए तो देश का खिलना कैसे संभव होगा? और इसलिए मेरा एक भी साथी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप काफी काम करते होंगे, कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी फाइलों में बन चुकी है? आपकी जिंदगी भी फाइल का एक कागज का पन्ना बनकर रह गया है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सोचिए, मैं सच बताता हूं, सोचिए। अगर आपकी जिंदगी फाइल बन गई है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक पन्ना बनकर रह जाए, वो जिंदगी क्या जिंदगी जीना है जी? ऐसे जियोगे क्या? सरकार है तो फाइल है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आपका एक दूसरा अर्धांग यही है, फाइल। लेकिन अगर लाइफ की केयर नहीं की तो फाइलें भी वैसी की वैसी रह जाएगी। और इसलिए कभी आप सोचिए, आपको इतनी सारी चीजें पढ़ते होंगे, इतनी चीजें सीखते होंगे, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया लोगों की आपने किताबें पढ़ी होगी, क्योंकि मूलतः तो आप इसी प्रकृति के होंगे तभी तो यहाँ पहुंचे होंगे। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला याद ही आता है। जो कॉलेज में यूनियनबाजी करता है वो यहाँ थोड़ा होता है। जब किताबों में खोया हुआ रहता है वही तो होता है। बहुत कुछ पढ़ा होगा। टाइम मैनेजमेंट पर पता नहीं, आपको भी कहा जाए तो बहुत बढ़िया किताब रख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लिख सकते हैं। और आप जीवन में भी इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करते होंगे कि प्रधानमंत्री के साथ इतने से इतने बजे मीटिंग। सिविल सर्विस में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये वाक्य नहीं है, घोष वाक्य नहीं है, ये शब्द संरचना नहीं है, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये जीवन जीने का एकमात्र सिद्धांत है, एकमात्र मार्ग है। और इसलिए जहां से मैं निकला हूं, जहां पहुंचा हूं, वहां से मुझे तो एक मंत्र की दीक्षा दी गई थी, तो वो दीक्षा थी
शीलम परम भूषणम। और हमारे यहां तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ये हो, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये तो हम सुनते आए हैं, सुनाते भी आए हैं। और इसलिए उस बात का बार बार हमें स्मरण कैसे हो। वहां मुझे बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा भी है। उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया है, आप एक स्वतंत्र भारत की तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने वाली प्रशासनिक सेवा न हो। मैं समझता हूं ये बहुत सटीक मैसेज है सरदार साहब का। और सरदार साहब के साथ इस प्रशासनिक व्यवस्था का नाम सदा सर्वदा जुड़ा हुआ है। सरदार साहब को जब याद करते हैं तो भारत के एकीकरण, इस बात को प्रमुख रूप से हम याद करते हैं। राजा रजवाड़ों को जोड़ करके देश को एक नक्शे में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आजादी के बाद अब तक विशेष रूप से इस सेवा से जुड़े लोगों का एक बहुत बड़ा काम है, और वो है सामाजिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण। इस मकसद की पूर्ति के लिए जिस सरदार साहब ने हमें उपदेश दिया था, और वहां से जहां हमारी यात्रा शुरू हुई है, वर्तमान में इन दो पहलुओं को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस सामाजिक एकीकरण के लिए, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय एकता की प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उसी व्यवस्था से हैं। हम कहां पैदा हुए, किस भाषा को जानते हैं, क्या है, कुछ नहीं। कभी किसी को इस स्टेट में चला जाना पड़ा, कभी किसी को उस स्टेट में जाना पड़ा, और पूरा हिंदुस्तान अपना घर है, अपना परिवार है। उस भाव से काम करने के लिए आपको संस्कारित किया गया है, और तब जाकर के हमारे हर काम में से एकता का मंत्र कैसे साकार होता रहे। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो भी वही एकता का मंत्र हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड न हो। हम विकास का वो रास्ता खोजेंगे कि जिसके कारण गरीब और अमीर का फासला बढ़ता न जाए। हम विकास का वो मॉडल तैयार करेंगे जो शहर और गरीब के बीच में, शहर और गांव के बीच में भेद पैदा करता न हो। एक
साथियों, आप लोगों ने जो हमको कैबिनेट का गौरव दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम बाबा ही बनकर के, फकीर ही बनकर के आपकी सेवा करते रहेंगे। हमको कैबिनेट का ये समझा आप ने जो दिया उसको हम धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक आपको झोली में वापस डालते हैं। पूरे राज्य में और देश में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कई तरीके की आशंकाएं और सवाल खड़े करके यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जवाब जो है आप ही दे सकते हैं, मैं आपके ऊपर सोचता हूँ। हमने तो जो हमारी करनी वो करनी चुनौती थी, आपदा के बाद जो चुनौती थी, सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए केदारनाथ में यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और बहुत ही सरप्राइज लोगों को ये सामने आएगा कि किस विकट परिस्थिति में वहाँ पर निम के लोगों ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने मिल करके इस काम को अंजाम दिया है। केदारनाथ यात्रा जो लोग भी इस बार केदारनाथ की यात्रा करेंगे वो अपने आप में इस बात से सरप्राइज होंगे कि किस प्रकार ये काम हुआ है। इतनी भारी बर्फबारी इस साल हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी पैदल यात्रा केदारनाथ मंदिर तक की जा सकती है। और इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझनी है, दिल्ली की जनता को समझनी है, क्योंकि अल्टीमेट कल्पना आपको ये करनी चाहिए कि 10, 12, 15 साल में हमारे जितने स्कूल हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं,
बड़े बड़े घर हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पर सबको हमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए। दर्शन करने गए थे तो कुछ आदमी आ गए थे और वो हमें परेशान कर रहे थे, मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज ले रहे थे और गंदी गंदी चीज़ें कह रहे थे मुझे और एक 10 साल की लड़की को। तो हम लोग वहाँ से निकले, फिर वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लगे जिससे हम लोग मर सकते थे। मतलब जिन्होंने चलाई उन्होंने बहुत अच्छी चलाई संकेत भैया ने। और फिर हम लोगों ने 100 को फ़ोन किया, हमने सायरन को भी, जो साइड वाली कार थी उससे भी रोका, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। तो हम लोग ने 100 पे फ़ोन किया, फिर हमने उन्हें इन्फॉर्म किया। उसके बाद हम लोग एक थाने पर रुके, उसके बाद हमने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने सारे स्टैंड वैंड लगाए अपने। उसके बाद उन्होंने सारी गाड़ी की चेकिंग की और वो लोग 25 मिनट्स बाद आए थे। तो उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने में कंप्लेन हुई, ने काफ़ी मारा। तो ऐसे 5 लोग। क्या समय था? 10 से 11, 10 से 11।